नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, उसका संबंध स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन से है। स्वस्थ जीवन मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज के मनुष्य को अपने आप को आरोग्य रखने के लिए संतुलित आहार, योग, व्यायाम और सही नींद की जरूरत है। जो स्वस्थ है, वही बेहतर है। तभी तो गौतम बुद्ध ने कहा है कि स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। तो वहीं चाणक्य ने कहा है कि आरोग्य ही जीवन की सच्ची संपत्ति है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ जीवन की कामना करता है। आप सब भी तो यही चाहोगे ना कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, रोग मुक्त रहें। लेकिन सोचिए, क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो कहे कि काश मैं बीमार हो जाऊं? नहीं ना। ऐसे ही एक पाठ आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसका पात्र कामना करता है वह बीमार हो जाए, जिसका नाम है नहीं होना बीमार। यह स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित एक बहुत ही रोचक कहानी है, जो आपको लेखक के बचपन में ले जाती है और आपको हंसते हंसाते जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे जाती है। तो आइए लेखक परिचय से अध्याय को शुरू करें। स्वयं प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक थे। उनकी कहानियां बच्चों और बड़ों के दिलों को छू जाती थीं। स्वयं प्रकाश की कहानियां पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो हमारे जीवन की ही कहानियां हो, हमारे ही अनुभव उन्होंने लिख दिए हों। उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक कहानियां लिखी हैं, जिनमें उनके साहसिक कारनामे, मित्रता और जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को बड़ी रोचकता से प्रस्तुत किया गया है। तो आइए अब हम स्वयं प्रकाश जी के द्वारा रचित इस कहानी को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि स्वयं प्रकाश जी इस कहानी के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई, जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था। एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन में लगे हुए थे, सब पर एक जैसी सफेद चादर और लाल कंबल। सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पे हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। वैसे तो आप भी कभी ना कभी किसी से मिलने अस्पताल गए होंगे। वहां जो मरीजों को रखने के लिए बड़े बड़े कमरे होते हैं, उन्हें वार्ड कहा जाता है। और वहां एक साथ एक कमरे में कई मरीज होते हैं, इसलिए बहुत से पलंग लाइन में लगे होते हैं। अस्पताल में मरीजों के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होता है, इसलिए वहां साफ सफाई भी रखी जाती है। कहानी में जब लेखक अस्पताल पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए हैं। एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी हो गई और हालचाल पूछने लगी। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। ना ट्रैफिक का शोरगुल, ना धूल, ना मच्छर मक्खी। सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन। बाकी एकदम शांति। अब अस्पताल में मरीज को कोई परेशानी ना हो, इसलिए वहां किसी तरह का शोर भी नहीं होना चाहिए। तभी तो वहां लोग धीरे धीरे बात करते हैं। तभी सफेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सर हिलाया और काका को दवा खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स से पूछा कि खिला दूं क्या? नर्स के हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। क्या ठाठ है बीमारों की भी, मैंने सोचा। ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। अब यहाँ लेखक को लगा कि बीमार होने में बहुत फायदा है। लेटे रहो और अपने पसंद की चीज खाते रहो। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा रहेगा। चलो बीमार पड़ जाते हैं। अब यहाँ लेखक बीमार नहीं थे, सिर्फ स्कूल ना जाने के लिए बहाना बना रहे थे, जैसे कभी कभी आप लोग बहाना बनाते हैं। आगे वे लिखते हैं, मैं रजाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा, मैं आज बीमार हूं। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी जी चली गई। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। लेखक चुपचाप रजाई में लेटे लेटे अंदाजा लगा रहे थे कि घर में क्या क्या हो रहा है। जैसे अब छोटे मामा नहाकर निकले, अब
कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज की बस पकड़ने भागी। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। पता नहीं कब झपकी सी आ गई, तभी नाना जी आ गए। क्या हो गया? नाना जी ने पूछा। बुखार आ गया, मैंने कराते हुए कहा। देखें? नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा, नब्ज देखने लगे। इस बीच नानी जी भी आ गई। क्या हुआ? नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले। आपको पता नहीं चलेगा, थर्मामीटर लगा के देखिए, मैंने कहा। थर्मामीटर तो आप सबको पता ही होगा, किसी को बुखार आने पर उसी से बुखार चेक किया जाता है। मुझे पता था घर में कोई नहीं है, थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन। पर खुद को बीमार साबित करने के लिए ये चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं। शायद कोई मांग कर ले गया था। फिर नाना जी की आवाज आई, ले पुड़िया खा ले। ना चाहते हुए मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। पाठ के शुरू में ही लेखक ने कहा था कि क्या ठाठ है बीमारों की, ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। लेकिन यहां तो लेखक का सारा प्लान ही फेल हो गया। साबूदाने की खीर की जगह दवा की कड़वी पुड़िया और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। और साथ ही नाना जी ने कहा, शाम तक इसे कुछ खाने को मत देना। दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ुप हो गया, मतलब सो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली, मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखें। देखा जाए चंद्र भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़ियाएं बैठी हैं। लेकिन मजबूरी थी, चाहे जितनी ऊब हो, लेटे रहना था। अब उनका मन बाहर जाने का था, लेकिन बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बहाना बनाया है बुखार का। कुछ देर इधर उधर की, स्कूल की, दोस्तों की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी और उठकर बैठ गया। लेकिन बाहर कुछ आठ होते ही फिर से लेट गया। नाना जी आए, बोले, अब कैसा है सिर दर्द? मैंने कहा, ठीक है। फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। अब नानी जी से जाकर कहूं कि भूख लग रही है तो वो क्या करेंगी? ज्यादा ज्यादा यही कहेंगी, दूध पी ले। या नाना जी से पूछने चले जाएगी, वो कह रहा है भूख लग रही है। और फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। अर्थात शरीर में जो भी दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। क्या मुसीबत है, पड़े रहो। आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल चला जाता तो ठीक रहता, सजा मिलती तो मिल जाती। कितना मजा आता जब रिसेस में ठेले पे जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर। अब इनके ख्यालों में भी खाने पीने की चीजें आ रही हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि तेज भूख लगी हो तो दिमाग में कुछ खाने पीने की चीजें आने लगती है। फिर झपकी लग गई, लेकिन भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी और आंखें जरा भी लगती तो खाने की चीजें दिखाई देने लगती। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे, सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है, जैसे गुजिया सिर्फ होली दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों? क्या ये चीजें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है? हे भगवान, ये तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे? और शाम को? क्या शाम को भी नाना जी बाहर नहीं जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर में पड़ा झक मार रहा हूँगा, अकलमंद। और बनो बीमार। और आज का दिन गया होमवर्क, किससे कॉपी मांगोगे? मैं रुआसा सा हो गया। घर के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गया? अब बर्तनों की आवाज आ रही है। लेखक आवाज सुनकर ही अंदाजा लगा रहे थे कि घर में क्या हो रहा है। शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया। आया भी होगा तो दबे पाँव आया होगा और मुझे सोता जान लौट गया होगा। वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाज आ रही है। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा
तू खाएगा क्या? पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाए बस, चाहे इस चक्कर में खुद शिकार हो जाओ। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार, बघार मतलब तड़का, और ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दो कोई। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज की है। क्या हरी मिर्ची तली गई है? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया, दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल, तली हुई मिर्च, लेकिन मुन्नू तो आम चूस रहा था। आम इस मौसम में? जरूर बंबई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूसे है, जैसे आम कभी देखे ना हो, भुक्कड़ कहीं का। पूरा हाथ भी सान रहा है। मैं जलन, गुस्से और कुड़न से पांव पटकता बिस्तर में आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा, सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने कभी बीमारी का बहाना नहीं बनाया। तो देखा आपने कैसे एक झूठ के कारण लेखक को पूरे दिन भूखा रहना पड़ा। इसलिए कभी भी बीमारी का बहाना नहीं बनाना चाहिए। आइए अब इस अध्याय से जुड़े किसी एक अभ्यास पर चर्चा करें, जैसे अनुमान और कल्पना। कहानी के अंत में बच्चा नाना जी और नानी जी को सब कुछ सच सच बताने का निर्णय कर लेता तो कहानी में आगे क्या होता? जैसे मेरे अनुसार शायद नाना जी और नानी जी को सब सच बताने पर नाना जी और नानी जी उसे लाड करते, या फिर दोबारा ऐसा ना करने की सलाह देते, या वो ये भी कह सकते थे कि झूठ बोलना गलत बात है, लेकिन तुमने सच कहा है, इसके इनाम में तुम्हें साबूदाने की खीर खिलाई जाएगी। इसी तरह इस अभ्यास में कुछ और प्रश्न भी हैं, जैसे कहानी में बच्चे की नानी जी के स्थान पर आप हैं। आप सारे नाटक को समझ गए हैं, लेकिन चाहते हैं कि बच्चा सारी बात आपको स्वयं बता दे। अब आप क्या करेंगे? अगला, कहानी में बच्चे के स्थान पर आप हैं और घर में अकेले हैं। अब आप उबने से बचने के लिए क्या क्या करेंगे? अगला प्रश्न, कहानी के अंत में बच्चे को लगा कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। कल्पना कीजिए, अगर वह स्कूल जाता तो उसका दिन कैसा होता। अगले दिन जब वह स्कूल गया होगा तो उसने क्या क्या किया होगा। इन प्रश्नों पर कल्पना कीजिए, अनुमान लगाइए और अपने सहपाठियों से अपनी कल्पना और अनुमान को साझा कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।